हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है थोरासेंटेसिस। तो यहाँ से कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। उससे पहले एक मोटिवेशन कि सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेल्यूर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। तो हमारी हर दिन की जो एक स्टेप हम आगे लेते हैं वही हमारे सक्सेस तक पहुंचाने का रास्ता तय करती है। तो इसीलिए कोई भी एक एग्जाम फेल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पूरा ड्रॉप आउट करना चाहिए। हमने जो गलतियां पिछले एग्जाम में की होगी उसको हमें वापस ना दोहराना, यही हमारे सफलता को हासिल करने के लिए रास्ता है। तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं डेफिनेशन एंड एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके इंडिकेशन क्या क्या है कि हम थोरासेंटेसिस क्यों करना चाहिए। बेसिकली दो प्रकार के लिए कर सकते हैं, दैट इज डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक पर्पस के लिए। उसके क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, कौन से पेशेंट में नहीं करना है, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पेशेंट की पोजिशनिंग क्या होनी चाहिए। देन कौन से इक्विपमेंट उसके लिए जरूरी है, प्रोसीजर के क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं थोरासेंटेसिस के लिए, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, और फ्लूइड एनालिसिस, जो हमने फ्लूइड निकाला है उस फ्लूइड का एनालिसिस कि वो एक्सुडेट है या ट्रांसुडेट है, ये सारी चीजें हम इस क्लास में देखने वाले हैं। सो व्हाट इज थोरासेंटेसिस? थोरासेंटेसिस इट इज एन इन्वेजिव स्टेराइल प्रोसीजर है। ये क्या है सर? इन्वेजिव स्टेराइल प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, फ्लूइड और एयर को निकालते हैं। कहां से? प्लूरल स्पेस से। ओके, फॉर किस पर्पज के लिए? फॉर डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक पर्पज। इट इज ऑल्सो नोन एज ए प्लूरल टैपिंग। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्टली थोरासेंटेसिस या फिर वर्ड आपको प्लूरल टैपिंग भी मिल सकता है। ओके, सो प्लूरल स्पेस में अगर नॉर्मली 15 से 20 ml तक का नॉर्मल फ्लूइड अमाउंट होता है, अगर लेकिन इससे ज्यादा फ्लूइड वॉल्यूम कलेक्ट हो जाए प्लूरल स्पेस में तो उस कंडीशन में हमें थोरासेंटेसिस करने की जरूरत पड़ती है। ओके, सो ये प्लूरल स्पेस में फ्लूइड होता क्यों है? तो इसको जो प्लूरा है हमारी, ओके, जो विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, ये हमारा लंग हो गया, इसको कवर करने के लिए दो प्रकार की प्लूरा होती है। एक होती है विसरल प्लूरा, एक होती है पैराइटल प्लूरा। जो अंदर की तरफ होती है दैट इज कॉल्ड एज विसरल प्लूरा, जो कि विसरा मतलब क्या कि कुछ सिक्रेट करने वाली, ओके, जो कि लंग्स को अटैच रहती है। तो विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा के बीच में यह फ्लूइड होता है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड, जो कि 15 से 20 ml अमाउंट में नॉर्मल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या इंडिकेशंस है, कौन से पेशेंट में करना है। तो डिटरमाइन द कॉज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, कि क्यों हो रहा है प्लूरल इफ्यूजन। सो ये हो गया एक डायग्नोस्टिक कॉज। दूसरा हो सकता है टू एनालाइज द फ्लूइड, कि उसमें कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं प्रेजेंट है, ओके, मैलिग्नेंसी तो नहीं है, या फिर वो फ्लूइड कौन से प्रकार का है, वो ट्रांसुडेट है या एक्सुडेट है। ट्रांसुडेट का मतलब क्या होता है? ट्रांसुडेट मतलब कि जैसे कि कोई पेशेंट में सिस्टमिक फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है, जैसे हार्ट फेल्यूर है या लीवर फेल्यूर वाला पेशेंट है, जिसमें जो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ये अकोमुलेट हो जाता है हमारी प्लूरल स्पेस के अंदर। एक्सुडेट क्या है? एक्सुडेट इज नथिंग बट एन इन्फेक्टिव फ्लूइड, ओके, जिसमें ये तो या तो इन्फेक्शन की वजह से, न्यूमोनिया की वजह से ये जो इन्फेक्टिव फ्लूइड कलेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सुडेट। और क्या कारण हो सकता है? टू चेक द मैलिग्नेंसी और इन्फेक्शन। तो ये है हमारे इंडिकेशन डायग्नोस्टिक फॉर थोरासेंटेसिस। अब थोरासेंटेसिस का थेराप्यूटिक पर्पस क्या है? तो हमें थेराप्यूटिकली बेसिकली पेशेंट में डिस्निया जो है, ओके, पेशेंट को जो डिफिकल्ट ब्रीदिंग है उसको रिलीव करना है, ओके, सो दिस इज द मेन थेराप्यूटिक पर्पस फॉर दिस थोरासेंटेसिस प्रोसीजर, ओके। और क्या इंडिकेशन हो सकता है? टू रिमूव द पस, दैट इज कॉल्ड एज एम्पाइमा। एग्जाम में ये जो है ये आपको टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है, एम्पाइमा, टू रिमूव पस
दैट इज एम्पाइमा, और टू रिमूव ब्लड दैट इज हीमोथोरैक्स। अगर पेशेंट में हीमोथोरैक्स है, हीमो मतलब ब्लड, ओके, सो ब्लड अगर कलेक्शन है इन प्लूरल फ्लूइड या प्लूरल स्पेस में, तो दैट इज कॉल्ड एज हीमोथोरैक्स। और कुछ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, जैसे कोई पेशेंट को वहां पे मालिग्नेंसी पाई गई है, तो उस लोकल एरिया में हम क्या करते हैं, कुछ मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज एंटी कैंसर ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं या फिर एंटीबायोटिक्स देते हैं। ओके, अगर कोई पेशेंट में वहां पे न्यूमोनिया है तो एंटीबायोटिक्स देंगे। तो ये हो गए इंडिकेशंस। नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कौन से पेशेंट में थोरासेंटेसिस नहीं करते हैं, कौन से पेशेंट में, जिस पेशेंट में अनकरेक्टेड कोएगुलोपैथी, जिस पेशेंट का आईएनआर या इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशो या फिर पीटी जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, अगर ये डी रेंज है, तो ये कंडीशन में हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं कर सकते। वाई सर? क्योंकि इसमें रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है। ओके, अगर हमने पंक्चर कर दिया तो वहां से ब्लीडिंग हम स्टॉप नहीं कर पाएंगे। देन स्किन इन्फेक्शन, एक्टिव स्किन इन्फेक्शन हम कह सकते हैं, जैसे कि हर्पीस जोस्टर या पायोडर्मा, अगर इसका इन्फेक्शन है तो हम वी विल नॉट परफॉर्म दिस थोरासेंटेसिस प्रोसीजर। नेक्स्ट है सीवियर कफ, अगर कोई पेशेंट में सीवियर कफ है तो कफिंग के दौरान क्या होगा, अगर पेशेंट ने कफ कर लिया तो ये जो इंट्रा लंग्स का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से लंग्स ज्यादा एक्सपांड होने की वजह से ये नीडल हम प्रिक कर सकते हैं लंग्स के अंदर। तो ये कॉम्प्लिकेशन जिस पेशेंट में कफ है उसमें हम नहीं कर पाएंगे। देन नेक्स्ट है हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी, हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी अगर पेशेंट में है तो हम यह प्रोसीजर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ प्लूरल स्पेस। तो देखिए ये हो गया लेफ्ट लंग, ये हो गया राइट लंग। लेफ्ट लंग में 2 ब्रांचेस, राइट लंग में 3 ब्रांचेस होती है, प्राइमरी ब्रांचेस। ओके, प्राइमरी ब्रोंकाई 3 होती है, लेफ्ट लंग में 2 होती है। ओके, 2 प्राइमरी ब्रोंकाई। ओके, तो ये है हमारा विंड पाइप जो कि ट्रकिया जिसको कहा जाता है, एंड दिस इज अ प्लूरा। ओके, ये जो पर्पल कलर की दिख रही है आपको, ये है प्लूरा, और जो येलो कलर का दिख रहा है दैट इज प्लूरल फ्लूइड। ओके, यहां पे देख लीजिए, ये प्लूरल फ्लूइड यहां पे अकोमुलेट हो चुका है। और हमेशा याद रखना, हवा जो है वो कहां पे अकोमुलेट हो जाएगी, एयर कहां पे अकोमुलेट हो जाएगी, अपर लोब में, और फ्लूइड कहां पे अकोमुलेट हो जाएगा, लोअर लोब में। क्यों सर ऐसा? क्योंकि ग्रेविटी के द्वारा, अब अगर हम पानी को नापे तो वो उसका वजन ज्यादा होता है, दैट इज वाई ये ग्रेविटी की वजह से लोअर लोब में आ जाता है। लेकिन जब हम फ्लूइड की बात करते हैं तो एयर की बात करते हैं तो एयर हमेशा हल्की होती है जो कि ऊपर वाले लोब में जाने का प्रयास करती है। ओके, सो ये हो गया हमारा जो अंदर की साइड वाला प्लूरा है, दैट इज कॉल्ड एज विसरल प्लूरा। ओके, सो विसरल प्लूरा कौन सी है, दैट कवर्स द लंग सरफेस। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, द प्लूरा दैट कवर्स द लंग सरफेस इज कॉल्ड एज। तो क्या कहेंगे उस प्लूरा को, हम विसरल प्लूरा कहेंगे। और दूसरी है पराइटल प्लूरा, पराइटल प्लूरा जो कि बाहर की तरफ लाइनिंग है, दैट इज कॉल्ड एज पराइटल प्लूरा। और ये है हमारा मीडियास्टिनम, ये जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम मतलब जिस एरिया में हार्ट हमारा लोकेटेड होता है, ओके, इन बिटवीन द 2 लंग्स, दैट इज कॉल्ड एज मीडियास्टिनम। प्लूरल फ्लूइड जो कि हमारा ये जो येलो कलर का दिख रहा है दैट इज प्लूरल फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट है साइट ऑफ पंक्चर। साइट ऑफ पंक्चर कौन सी होनी चाहिए, ये एग्जाम में कई सारी रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, साइट ऑफ पंक्चर क्या होनी चाहिए, तो साइट ऑफ पंक्चर 2 चीजों से डिसाइड करते हैं कि क्या हमें एयर निकालना है, क्या हमें फ्लूइड निकालना है। अगर एयर निकालना है तो हमने बताया है कि एयर क्या होती है, हल्की होती है, जो कि हमारे अपर लोब में सेटल होती है। तो ये अगर हमारा लंग है, अगर ये हमारा लंग है तो इसमें ये जो अपर वाला लोब है यहां पे एयर सेटल होगी। ओके, और जो फ्लूइड होगा वो लोअर लोब में सेटल होगा। तो अब हमें अगर फ्लूइड को निकालना है, इस फ्लूइड को निकालना है, तो हमें 7th, 8th एंड 9th इंटरकोस्टल स्पेस में
हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिक करना पड़ेगा। 7th 8th और 9th, तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आया कि टू रिमूव द फ्लूइड, फ्लूइड देखिए वर्ड के ऊपर ध्यान देना, अगर फ्लूइड है तो 7 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस आएगी, अगर एयर है तो हमारी 2 to 3rd इंटरकोस्टल स्पेस आएगी। ओके, सो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब 7 to 9th इंटरकोस्टल स्पेस फॉर फ्लूइड रिमूवल, लेकिन उसका जो लाइन है वो होना चाहिए पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। ओके, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन में 7 to 9th इंटरकोस्टल स्पेस। इसमें भी एक और अगर स्पेसिफिक बोला जाए तो जो लोअर रिब है, ओके मान लो ये 9th रिब है, उसकी अपर बॉर्डर में हमें यह प्रिक करना है या नीडल को इंसर्ट करना है। 2nd और 3rd इंटरकोस्टल स्पेस फॉर द रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द दिस प्लूरा। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन, जैसे कि नॉर्मल प्लूरल फ्लूइड अमाउंट कितना होता है, 10 to 20 ml होता है। साइट फॉर प्लूरल फ्लूइड एस्पिरेशन, देखिए ये फ्लूइड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फ्लूइड एस्पिरेशन है तो 7 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस। अगर नीडल इंसर्शन रिलेटिव टू रिब अगर बोला जाए, ओके कि कहां पे हमें नीडल इंसर्ट करनी है, तो अबव द रिब, ओके अबव द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द लोअर रिब। तो हमने बोला था 7 to 9th रिब में, तो 9th रिब की अपर बॉर्डर पे हमें इंसर्ट करना है। मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स। ओके, हीमोडायनामिकली अगर पेशेंट इनस्टेबल है, पेशेंट का आईएनआर या फिर पेशेंट का पीटी इनस्टेबल है, तो हम ये प्रोसीजर नहीं कर पाएंगे। पेशेंट प्रिपरेशन, अब पेशेंट प्रिपरेशन क्या करेंगे, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट की कंसेंट होनी चाहिए, बिकॉज इट्स एन इन्वेजिव प्रोसीजर। इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी है, रिस्क ऑफ डेथ भी है। ओके, तो इसीलिए हमें हमेशा पेशेंट की कंसेंट देखनी है। एज ए नर्स हमें क्या करना है, कंसेंट को चेक करना है। कंसेंट कौन लेंगे सर, द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द प्रोसीजर। ओके, द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द प्रोसीजर, वो क्या करेंगे, कंसेंट लेंगे। ओके, वही कंसेंट लेंगे, बाकी किसी को राइट नहीं है कंसेंट लेने का। ओके, उसके बाद हमें पेशेंट के वाइटल्स चेक करने हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर, बिफोर प्रोसीजर एंड द आफ्टर प्रोसीजर। आफ्टर प्रोसीजर 1 आवर तक हमें पेशेंट के वाइटल्स एवरी 15 मिनट तक मॉनिटर करने हैं। एक्सरे, पेशेंट को एक्सरे करवाना है, इट इज फॉर कंफर्मेशन ऑफ न्यूमोथोरैक्स। अगर हमने प्रोसीजर के दौरान कोई लंग में अगर नीडल पंक्चर कर दी है, तो वो कंफर्म करने के लिए हमें यह एक्सरे करना जरूरी है। ओके, अब ड्यूरिंग प्रोसीजर हमें क्या क्या चीजें बतानी है, तो ये सारी प्रोसीजर जो है वो हमें पहले पेशेंट को बतानी है, एक्सप्लेन करनी है उसकी लोकल लैंग्वेज में, उसको समझ में आना चाहिए। एंड रीस्टेट बाय द पेशेंट, तो ये पेशेंट ने वापस बताना भी चाहिए। देन इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू नॉट टू कफ, पेशेंट को बोलना है खांसी नहीं करनी है और ज्यादा लंबी डीप ब्रीथ भी नहीं लेनी है, क्योंकि अगर पेशेंट डीपली ब्रीथ करेगा तो लंग एक्सपांड होंगे और हम नीडल पंक्चर कर सकते हैं। ओके, सो यही दो चीजें इंपॉर्टेंट है बिफोर द प्रोसीजर, पेशेंट को एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट है पोजीशनिंग, पेशेंट की पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। ओके, सो पोजीशनिंग गोल्ड स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड पोजीशन होती है वो होती है सिटिंग अपराइट ऑन द एज ऑफ द बेड। इस तरह से पेशेंट बेड की एज पर बैठेगा, उसके जो पैर है वो नीचे की तरफ लटके रहेंगे एंड लीनिंग फॉरवर्ड ओवर ए कार्डियक टेबल। यहाँ पे सामने हमारे कार्डियक टेबल रहेगा और यहाँ पे उस कार्डियक टेबल पे पिलो रहेगी, वहां पे पेशेंट क्या करेगा, अपना जो चेस्ट है उसको लीन करेगा, उसके ऊपर रेस्ट करेगा। ओके, ऐसा क्यों करना है, बिकॉज वी वांट टू वाइडन द इंटरकोस्टल स्पेस। ये जो हमारे रिब्स है, इन दोनों रिब्स के बीच की स्पेस हमें क्या करनी है सर, बढ़ानी है, ताकि हम नीडल इंसर्ट प्रॉपरली कर पाए। सो दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड पोजीशन फॉर द थोरासेंटेसिस। अगर पेशेंट बैठ नहीं पाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें देनी चाहिए साइड लाइंग पोजीशन या लैटरल डेकुबेटस पोजीशन। ओके, अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि कौन सी साइड पे पेशेंट को लिटाना है। मान लो अगर पेशेंट को लेफ्ट साइड में न्यूमोथोरैक्स या हीमोथोरैक्स है, तो हमें क्या करना चाहिए,
हमें पेशेंट को राइट या फिर अनअफेक्टेड साइड पे पेशेंट को लिटाना है, ताकि हमारा जो अफेक्टेड साइड है वो हमें ऊपर की तरफ मिले। क्लियर है? तो अनअफेक्टेड साइड पे पेशेंट लेटेगा, ओके, जिससे हमें अफेक्टेड साइड ऊपर की तरफ मिलेगी। क्लियर? साथ ही साथ अगर हम फ्लूइड निकाल रहे हैं तो हेड ऑफ द बेड शुड बी एलिवेटेड एट 30 to 45 डिग्री। ओके, हेड ऑफ द बेड शुड बी एलिवेटेड 30 to 45 डिग्री। क्लियर है? ये 30 to 45 डिग्री एलिवेट होना जरूरी है। ओके, एक प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन नॉर्सेट में पूछा गया था, विच पोजीशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट अंडरगोइंग थोरासेंटेसिस। मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है। ओके, मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर पूछा तो वो है हमारा सिटिंग अपराइट लीनिंग ओवर द बेड साइड टेबल। प्रोन विथ पिलो अंडर द एब्डोमेन ये हम नहीं देते हैं। सुपाइन विथ नी फ्लेक्स्ड हम नहीं करते हैं। ओके, सिम्स पोजीशन भी हम नहीं देते हैं। तो सिम्स पोजीशन किस में देते हैं? ड्यूरिंग सपोजिटरी इंसर्शन में हम सिम्स पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट, इक्विपमेंट क्या क्या जरूरी है? तो ट्रे में हमारे पास स्टेराइल ग्लोव्स होने जरूरी है। ओके, स्टेराइल ग्लोव्स, एंटीसेप्टिक या सॉल्यूशन जैसे कि बिटाडिन या क्लोरोहेक्सिडिन। बेसिकली क्लोरोहेक्सिडिन ज्यादा प्रेफर करते हैं देन द बिटाडिन। ओके, लोकल एनेस्थेटिक्स यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर कौन सा लोकल एनेस्थेटिक्स हम इस प्रोसीजर में यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं 2% लिग्नोकेन। देन थोरासेंटेसिस नीडल हमें यूज करनी है 16 to 18 गेज, इट इज द स्टैंडर्ड नीडल जो कि हम यूज करेंगे। 3-वे स्टॉप कॉक यूज करना है, क्यों? क्योंकि हम प्रिवेंट द एयर एंट्री, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हमें सिरिंज की 50 ml सिरिंज की जरूरत होती है, एक कलेक्टिंग बॉटल जिसका साइज अराउंड 1500 ml तक होना चाहिए, और ड्रेसिंग मटेरियल जैसे कि हमें कंप्रेशन ड्रेसिंग हमें उसके बाद में अप्लाई करनी पड़ेगी, तो ड्रेसिंग मटेरियल होना जरूरी है, गॉस पीसेस वगैरह। ओके, प्रोसीजर स्टेप्स क्या क्या होगी? तो पेशेंट को सबसे पहले एक्सपोज करना है बैक की तरफ, देन फिजिशियन क्लीन करेंगे साइट, ओके, और लोकल एनेस्थेटिक्स दे देंगे। कौन सा लोकल एनेस्थेटिक्स? 2% लिग्नोकेन हम देंगे। देन नीडल 16 से 18 गॉज की नीडल हम इंसर्ट करेंगे अबव द लोवेस्ट रिब। देन फ्लूइड एस्पिरेट करेंगे एज रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायरमेंट है, बट नॉट मोर देन 1000 ml। ओके, 1000 से 1200 ml से ज्यादा तो हमें निकालना ही नहीं है। देन नीडल को विड्रॉ करेंगे और स्टेराइल ड्रेसिंग हम अप्लाई करेंगे। दिस इज द बेसिक स्टेप्स फॉर दिस प्रोसीजर। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन, जैसे कि व्हाई लीन फॉरवर्ड। हम पेशेंट को लीन फॉरवर्ड क्यों कर रहे हैं कार्डियक टेबल पर? तो हमें चाहिए कि टू वाइडन द इंटरकोस्टल स्पेस। यूज 3-वे स्टॉप कॉक क्यों यूज कर रहे हैं? टू प्रिवेंट द एयर एंट्री। एनेस्थेसिया कौन सा यूज करते हैं सर? 2% लिग्नोकेन हम यहाँ पे यूज करते हैं। और पोस्ट प्रोसीजर चेस्ट एक्सरे क्यों करते हैं? टू रूल आउट द न्यूमोथोरैक्स। ये सारे एग्जाम के वन लाइनर क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट, इंट्रा प्रोसीजर मॉनिटरिंग। इंट्रा प्रोसीजर क्या मॉनिटर करेंगे? तो हम वाइटल साइंस मॉनिटर करेंगे। ओके, वाइटल साइंस में टीपीआर बीपी सब हार्ट रेट, बीपी और एसपीओ2 तो इंपॉर्टेंट ही है। ऑब्जर्वेशन क्या करना है? अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऑब्जर्वेशन क्या करना है? साइन ऑफ डिस्ट्रेस एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर पेशेंट पेलर या डायफोरेसिस हो रहा है पेशेंट को, सो इट इज अ साइन ऑफ पेन और शॉक। अगर पेशेंट को अनकंट्रोल्ड कफ हो रहा है तो इसका मतलब हमने लंग में ये जो नीडल है उसको पंक्चर कर दिया है। अगर पेशेंट को सडन डिस्निया है, ओके, सडन डिस्निया है, तो पेशेंट को क्या है? न्यूमोथोरैक्स हो चुका है। ओके, सो दिस इज द साइन ऑफ न्यूमोथोरैक्स। सपोर्ट क्या करना है? पेशेंट को स्टिल रहने के लिए बोलना है, हिलना नहीं है, ताकि ये नीडल कहीं और प्रिक ना हो जाए। फ्लूइड रिमूवल लिमिट, यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो फ्लूइड हमें 1000 से 1200 ml में एट वंस नहीं निकालना है। सर क्यों नहीं निकालना है? तो अगर 1 लीटर से अगर हम ज्यादा फ्लूइड निकालेंगे तो क्या होगा? ये जो हमारा लंग है, ये लंग अचानक से एक्सपांड हो जाएगा। ओके, और एक्सपांड होने की वजह से जो फ्लूइड जो भी बचा होगा वो अल्वियोलाई में जमा हो जाएगा, और जो अल्वियोलाई में फ्लूइड अगर जमा हो जाएगा
तो हमारा गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा। दैट इज वाई अचानक से एक साथ इतना ज्यादा फ्लूइड नहीं निकालना है। सो ये क्या कर सकता है, री एक्सपांशन पल्मोनरी इडीमा कर सकता है। सो रैपिड एक्सपांशन ऑफ ए कोलैप्स लंग कॉजेस द फ्लूइड शिफ्ट। ओके, या फिर पेशेंट को हाइपोटेंशन या शॉक में भी पेशेंट जा सकता है, क्योंकि ये फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड रहता है जो कि हमारे कार्डियक वॉल्यूम को भी मेंटेन करता है। एक प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, व्हाई इज द रिमूवल ऑफ प्लूरल फ्लूइड लिमिटेड टू 1000 to 1200 ml। तो क्यों करना है, टू प्रिवेंट द री एक्सपांशन पल्मोनरी इडिमा। ओके, प्रिवेंट इन्फेक्शन, ये तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए स्टेराइल टेक्निक यूज करनी चाहिए। टू प्रिवेंट नीडल ब्रेकेज के लिए तो हम ज्यादा इसको मैनिपुलेट नहीं करना है। एंड टू मेंटेन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर विच इज नॉट एप्लीकेबल। पोस्ट प्रोसीजर पोजिशनिंग, इसके पहले हमने लीवर बायोप्सी का एक क्लास देखा था। तो लीवर बायोप्सी में हम पेशेंट को पोस्ट प्रोसीजर कौन सा पोजीशन दे रहे थे, अफेक्टेड साइड पे पेशेंट को हम लिटा रहे थे ताकि वो साइड जो है वो सील हो जाए और ब्लीडिंग ना हो। लेकिन इस कंडीशन में हम अनअफेक्टेड साइड पर पेशेंट को लिटा रहे हैं। व्हाई, बिकॉज वी वांट दैट लंग टू बी एक्सपांड। ओके, मान लो इस एक साइड में हमारे पेशेंट का थोरासेंटेसिस हो गया, तो इस साइड का लंग अगर हम लोअर साइड में रखेंगे या इस अफेक्टेड साइड पर पेशेंट को लिटाएंगे तो ये लंग को एक्सपांड होने के लिए जगह नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाई वी वांट अ पेशेंट टू लाई ऑन अनअफेक्टेड साइड। ओके, ताकि ये जो अफेक्टेड साइड है वो एक्सपांड हो जाए। नोट, सम सोर्सेस कुछ बुक सजेस्ट करते हैं कि उसको आप पेशेंट को अफेक्टेड साइड पे लिटाना है, बट फॉर एग्जाम आपको यही याद रखना है, पेशेंट अनअफेक्टेड साइड पे लेटेगा। क्लियर। और पेशेंट की पोजीशन आप बेड का एंड जो है वो आप सेमी फॉलर भी दे सकते हैं। ओके, पोस्ट प्रोसीजर एज अ नर्स हमें क्या देखना है, तो पेशेंट का एक्सरे कंफर्म करना है ताकि पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स ना हो। वाइटल्स लेने हैं एवरी 15 मिनट फॉर पहले 1 घंटे के लिए। साइट चेक करनी है फॉर ब्लीडिंग, लीकेज और सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। ओके, या क्रेपिटस हमने क्या बोला था, जो कि लार्ज एरिया जो है, जैसे कि सूखे पत्तों को अगर हम मरोड़ेंगे तो जैसे आवाज आती है, दैट इज द साउंड ऑफ क्रेपिटस। ओके, लंग साउंड हमें अस्कल्टेट करने हैं। डिमिनिश और लंग साउंड अगर है तो इट इज एन इंडिकेशन ऑफ द न्यूमोथोरैक्स। तो इसीलिए ध्यान रखना है, अगर पेशेंट में डिमिनिश एयर साउंड है तो ये न्यूमोथोरैक्स को इंडिकेट करता है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है न्यूमोथोरैक्स, मेजर कॉम्प्लिकेशन, जिसमें क्या मिलेगा सर, डिमिनिश ब्रीदिंग। ओके, डिमिनिश ब्रीदिंग है, न्यूमोथोरैक्स है। ये क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंटल पंक्चर टू द लंग। हीमोथोरैक्स हो सकता है, ब्लड वेसल को पंक्चर कर दिया तो। इन्फेक्शन हो सकते हैं अगर हमने प्रॉपरली स्टेराइल टेक्निक नहीं फॉलो किया तो। या फिर री एक्सपांशन पल्मोनरी इडिमा हो सकता है, क्योंकि अगर हमने ज्यादा फ्लूइड निकाल लिया, एक्सेस फ्लूइड निकाल लिया, तो यहाँ पे री एक्सपांशन पल्मोनरी इडिमा होगा। माइनर कॉम्प्लिकेशन जैसे कि पेन तो होगा ही पेशेंट को। ओके, सो दैट पेन इज इन द माइनर फॉर्म रहेगा। कफिंग, पेशेंट को कफ हो सकता है, इसके लिए हम प्रिवेंशन दे सकते हैं। सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा भी हो सकता है। साइन ऑफ न्यूमोथोरैक्स, यहां से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्लिनिकल पेशेंट है और आपको आफ्टर प्रोसीजर सडनली पेशेंट का जिस अफेक्टेड साइड में अब्सेंट ऑफ लंग साउंड है, तो क्या ये इंडिकेट करता है, तो सिंपल सी बात है सर, ये इंडिकेट करता है हमारा न्यूमोथोरैक्स को। ओके, सो अलर्ट, इफ द पेशेंट डेवलप दिस साइंस नोटिफाई इमीडिएटली टू द पेशेंट। जैसे कि सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया या शार्प चेस्ट पेन अगर है तो इमीडिएटली नोटिफाई करना है फिजिशियन को। डिमिनिश या फिर अब्सेंट ब्रेथ साउंड है ऑन द अफेक्टेड साइड, और टैकीकार्डिया है या ट्रकियल डेविएशन है, ओके, विच इज अ लेट साइन ऑफ टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रकियल डेविएशन अगर है मतलब ट्रकिया, ये जो सेंटर में रहने वाली थी
इसका अगर लेटरल डेविएशन हो गया, ओके, इस तरह से, तो ये इंडिकेट करता है हमारा न्यूमोथोरैक्स को, ओके, लेट साइन ऑफ न्यूमोथोरैक्स। री एक्सपांशन पल्मोनरी एडिमा क्या होता है? सो वेन हम एक्सेसिवली मोर देन 1500 ml अगर फ्लूइड अचानक से निकाल देते हैं तो रैपिड री इन्फ्लेशन इंक्रीज द कैपिलरी परमेबिलिटी। अब मान लो हम बलून में एयर भर रहे हैं, ओके, तो जब बलून में ज्यादा एयर भरते हैं तो उसका जो बलून का जो रबर होता है वो रबर एक्सपांड करता है, जिसकी वजह से उनके बीच में स्पेस बन जाती है और बलून फट जाता है। तो सेम कंडीशन यहां पे हो सकती है। अल्वियोलाई की जो परमिएबिलिटी है, कैपिलरी परमिएबिलिटी, वो बढ़ जाएगी और जो फ्लूइड है, एक्सेस फ्लूइड हमारी अल्वियोलाई के अंदर जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट में री एक्सपांशन पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। इसके साइन क्या क्या होंगे? तो अगर पेशेंट को सीवियर कफ आ रहा है और फ्रोदिस स्पुटम, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, फ्रोदिस पिंक स्पुटम अगर पेशेंट में है तो विच इज ए साइन ऑफ री एक्सपांशन पल्मोनरी एडिमा, ओके। या फिर पेशेंट में हाइपोक्सीमिया है, हाइपो मतलब कम हो जाना, इक्सीमिया मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ओके। नाउ एक प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, ए पेशेंट डेवलप सडन डिस्निया एंड असिमेट्रिकल चेस्ट एक्सपांशन फॉलोइंग ए थोरासेंटेसिस प्रोसीजर। देख लीजिए, बहुत क्लियरली बताया है कि डिस्निया हो रहा है और असिमेट्रिक चेस्ट एक्सपांशन हो रहा है, तो क्या होगा? ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा? नहीं सर, न्यूमोथोरैक्स होगा ये, ओके। क्या होगा? न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोनिया में क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा? फ्रोदी स्पुटम मिलेगा, फ्रोदी स्पुटम मिलेगा, ओके, या चौकी व्हाइट स्पुटम मिलेगा, ओके। पल्मोनरी इडिमा, पल्मोनरी इडिमा अगर है तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? पेशेंट का डिस्निया मिलेगा, ओके, डिस्निया मिलेगा। नेक्स्ट, फ्लूइड एनालिसिस। जो भी फ्लूइड हमने निकाला है तो वो कौन से प्रकार का फ्लूइड है, ये सबसे पहले देखना है। तो क्या ये फ्लूइड ट्रांसुडेट है, ट्रांसुडेट है या एक्सुडेट है? ट्रांसुडेट मतलब फ्लूइड कैसे रहेगा? सिस्टमिक रहेगा, या कि पेशेंट को हार्ट फेल्यूर है, लिवर फेल्यूर है या किडनी डिसऑर्डर है, जो वहां से जो फ्लूइड जनरेट होगा दैट विल बी योर ट्रांसुडेट, ओके, जो कि क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। लेकिन अगर एक्सुडेट की बात करें तो एक्सुडेट ड्यू टू इन्फेक्शन, जैसे कि न्यूमोनिया है, कैंसर की वजह से या टीबी की वजह से जो भी फ्लूइड रहेगा वो व्हाइट चॉकी कलर का फ्लूइड रहेगा, उसमें डस्की व्यू आपको दिखेगा। साथ ही साथ ये फ्लूइड जो है इसमें आपको बैक्टीरिया का इंफेक्शन भी दिखेगा। इस फ्लूइड का अगर हम प्रोटीन काउंट देखें तो लेस देन 3 ग्राम पर लीटर प्रोटीन मिलेंगे आपको ट्रांसुडेट में, क्योंकि यहाँ पे इंफेक्शन नहीं है तो प्रोटीन नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ इस बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, दैट इज वाई इस एक्सुडेट वाले फ्लूइड में हमें प्रोटीन ज्यादा मिलेंगे। एलडीएच जो है वो लो मिलेगा, यहाँ पे एलडीएच जो है वो हाई मिलेगा। ट्रांसुडेट फ्लूइड, ट्रांसुडेट फ्लूइड क्यों आता है सर? बिकॉज ऑफ सिस्टमिक डिसऑर्डर, जैसे कि हार्ट फेल्यूर, किडनी फेल्यूर या लंग लिवर फेल्यूर, ओके। तो इसका अपीयरेंस होता है क्लियर पेल येलो। मैकेनिज्म, इट इज ड्यू टू इम्बैलेंस इन हाइड्रोस्टैटिक और ऑन्कोटिक प्रेशर, ओके, जैसे कि हमने बताया 3 कॉजेस है इसके, ओके, हार्ट फेल्यूर, लिवर फेल्यूर और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एक्सुडेट जो फ्लूइड रहता है वो क्लाउडी और ब्लडी रहता है, इसको ये इट इज ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन और इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, जैसे कि न्यूमोनिया के पेशेंट में, टीबी के पेशेंट में या कोई कैंसर वाला पेशेंट में हमें ये एक्सुडेट मिलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट रैपिड फायर क्वेश्चंस। साइन ऑफ न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स के क्या क्या साइन होंगे? तो अभी आपको बताया था अब्सेंट ब्रेथ साउंड टू द अफेक्टेड साइड, अगर अफेक्टेड साइड में अब्सेंट ब्रेथ साउंड है तो ये हमारा साइन है न्यूमोथोरैक्स का। क्लियर फ्लूइड इन हार्ट फेल्यूर पेशेंट में ये क्या रहेगा सर? ट्रांसुडेट रहेगा। अगर साइन ऑफ पल्मोनरी एडिमा पूछा जाए तो पिंक फ्रोदी स्पुटम, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पिंक फ्रोदी स्पुटम आ रहा है पेशेंट में आफ्टर द प्रोसीजर ऑफ थोरासेंटेसिस विच इज अ साइन ऑफ पल्मोनरी एडिमा। प्रोटीन रिच फ्लूइड कहां पे मिलेगा हमें? एक्सुडेट में मिलेगा, ओके, प्रोटीन रिच फ्लूइड।
नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? तो सबसे पहले ये जो मैंने सीक्वेंस लगाया है, यही नर्सिंग डायग्नोसिस हमें मैप करनी चाहिए। ओके, क्योंकि अब एग्जाम में ऐसे भी आएगा क्वेश्चन जिसमें आपको नर्सिंग डायग्नोसिस को मैप करना है एज पर द प्रायोरिटी। ओके, तो प्रायोरिटी के साथ कैसे मैप करेंगे? तो सबसे पहले हमने सीखा था सर ए, बी और सी। एबीसी का मतलब क्या? पहले एयरवे, दूसरा ब्रीदिंग, तीसरा सर्कुलेशन। तो ब्रीदिंग हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हमें पहला नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना चाहिए इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज। उसके बाद दूसरा आता है इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, तीसरा है एक्यूट पेन। ओके, देन फोर्थ इज एंजाइटी एंड फिफ्थ इज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ओके, तो इस तरह से ही हमें उसका सीक्वेंस लगाना है। डॉक्यूमेंटेशन क्या करेंगे? क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं किया उसका मतलब आपने काम नहीं किया। ओके, इसीलिए ऑलवेज डॉक्यूमेंट। जो भी चीज आपने परफॉर्म की है उसको डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। ओके, तो क्या डॉक्यूमेंट करेंगे कि कब प्रोसीजर हुआ, उसका डेट और टाइम, कितना फ्लूइड निकाला, उसका अमाउंट निकालेंगे और एक्यूरेट इनटेक आउटपुट मेंटेन करेंगे। उस फ्लूइड का कलर और कंसिस्टेंसी क्या था? ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल 500 ml क्लियर येलो फ्लूइड था। स्पेसिमन कहां पे भेजे हैं, कौन से स्पेसिमन भेजे हैं, पेशेंट का टॉलरेंस कैसा है, पेशेंट के वाइटल साइंस, प्री और पोस्ट प्रोसीजर क्या है। देन कंडीशन ऑन ड्रेसिंग, ड्रेसिंग कैसी है? तो ड्रेसिंग हमें हमेशा असेस करनी है। एवरी शिफ्ट में तो एटलीस्ट असेस करनी है, आफ्टर प्रोसीजर एवरी आवरली हमें ड्रेसिंग चेक करनी है। स्पेशल कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए? अगर जेरियाट्रिक पेशेंट है तो इसमें पेशेंट को जेंटली हैंडल करना है क्योंकि इनका आर्थराइटिस हो सकता है। पीडियाट्रिक वाले पेशेंट में हमें मिटन रिस्ट्रेन यूज करना है। कौन सा सर? ममी रिस्ट्रेन या ममी रिस्ट्रेन यूज करना है। क्यों? बिकॉज ममी रिस्ट्रेन में बच्चे का हाथ और ट्रंक जो है वो हम कंप्लीटली सील कर देंगे ताकि बच्चा हिल नहीं पाएगा। ओबेज पेशेंट में सिटिंग पोजीशन इज द बेस्ट टू आइडेंटिफाई द लैंडमार्क। ओबेज पेशेंट के लिए तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हमने थोड़ा सिंथेसिस कर लिया। कोई पेशेंट में ये कुछ दिनों के लिए रखना पड़ सकता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब लगा देते हैं। ओके, सो थोड़ा सिंथेसिस क्या है? ये एक छोटी टेम्पररी प्रोसीजर है जिसमें हम नीडल इंसर्ट करते हैं और फ्लूइड को निकाल लेते हैं। इसका गोल है कि सिंपल एक टाइम में हमें फ्लूइड निकालना है, देन वी विल मैनेज द पेशेंट। ओके, इसमें कोई भी ट्यूब लेफ्ट नहीं रहती है, लेकिन इंटरकोस्टल ड्रेनेज में हमें कंटिन्यूअस कुछ दिनों के लिए फ्लूइड को निकालना है और यहाँ पे कंटिन्यूअस ड्रेनेज होगा। ओके, सो ये यहां से ये इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब के लिए हमने क्लास अलग से ले रखी है। पेशेंट एजुकेशन क्या देंगे? तो पेशेंट एजुकेशन में पेशेंट को बोलना है, अगर कुछ भी चेस्ट पेन होता है तो या फिर डिफिकल्ट ब्रीदिंग होती है, इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। कीप द ड्रेसिंग ड्राई एंड क्लीन, रेस्ट फॉर द रिमाइंडर डेज, उस सेम डे में पेशेंट रेस्ट करेगा एंड फॉलो अप विथ बायोप्सी रिजल्ट। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस क्या करनी चाहिए? बिकॉज इट्स एन स्टेराइल प्रोसीजर और हम लंग की कैविटी में एंटर कर रहे हैं, तो कंप्लीट स्टेराइल टेक्निक हमें यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा सर, पेशेंट को एम्पाइमा होगा। क्या होगा? एम्पाइमा होगा। एम्पाइमा मतलब क्या? दैट इज पस फॉर्मेशन इन द प्लूरल कैविटी। ओके, एम्पाइमा होगा। सो सर्जिकल असेप्सिस टेक्निक हमें फॉलो करनी है। क्लोरोहेक्सिडिन बेसिकली हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। हैंड हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर एंड स्टेराइल ड्रेप हमें यहाँ पे यूज करना है। नेक्स्ट है विच फाइंडिंग इंडिकेट दैट थोरासेंटेसिस हैज बीन इफेक्टिव। ओके, जो हमने थोरासेंटेसिस प्रोसीजर किया वो इफेक्टिव है, कैसे फाइंड होगा? तो इसमें पेशेंट हैज कफ, पेशेंट कफ कर रहा है तो ये इफेक्टिवनेस नहीं दिखाता है। ब्रेथ साउंड आर ऑडिबल इन ऑल लोब्स। ओके, ये करेक्ट आंसर होगा हमारा। हार्ट रेट इंक्रीजेस, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? पेशेंट को हमने लंग में पंक्चर कर दिया है। टेम्परेचर अगर ज्यादा हो रहा है तो ये एम्पाइमा का साइन है। क्या है? एम्पाइमा का साइन है, जिसमें पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है। तो कुछ अब इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट बताता हूं, ये सारी क्लास का इसमें निचोड़ है। जैसे कि पोजीशन क्या होनी चाहिए, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है ये। पोजीशन सिटिंग अपराइट विथ लीनिंग फॉरवर्ड, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो साइड लाइन
अनअफेक्टेड साइड जो है वो उस साइड पे हम पेशेंट को लिटाएंगे। साइड कौन सी साइड से निकालना है फ्लूइड? अगर फ्लूइड है तो 7 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, दोनों चीजें याद रखना। ओके, अब एग्जाम में कंफ्यूजन कर सकते हैं, एंटीरियर दे सकते हैं, मिड एक्सिलरी दे सकते हैं, तो ये याद रखना है 7 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। देन अगर एयर है तो 2nd to 3rd इंटरकोस्टल स्पेस, ओके, वहां पे हमें, और मिड एक्सिलरी लाइन, ओके, मिड एक्सिलरी लाइन में हमें इंसर्ट करना है। ओके, इंस्ट्रक्शन क्या देंगे पेशेंट को? कफ नहीं करना है, डीप ब्रीथ भी नहीं लेनी है, नॉर्मल ब्रीथ लेनी है। फ्लूइड लिमिट कितना रहेगा हमारा? 1000 से 1200 ml। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? तो न्यूमोथोरैक्स विच इज एन सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस प्रोसीजर, जिसको हमें मॉनिटर करना है। क्या मॉनिटर करेंगे न्यूमोथोरैक्स के लिए? तो अगर पेशेंट को अब्सेंट ऑफ अगर पेशेंट का लंग साउंड अब्सेंट है और पेशेंट को डिस्निया हो रहा है तो हमें क्या करना है? यह न्यूमोथोरैक्स का साइन हो सकता है, इमीडिएटली नोटिफाई करना है फिजिशियन को। पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरे क्यों करते हैं? टू चेक द न्यूमोथोरैक्स। पोस्ट ऑपरेटिव पोजीशन क्या रहेगी? अनअफेक्टेड साइड में हमें पेशेंट को लिटाना है। लैब वैल्यू अगर प्रोटीन लो है तो वो ट्रांसुडेट है, हाई है तो वो एक्सुडेट है। टेक्निक क्या यूज करनी है? स्टेराइल टेक्निक हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो हमेशा एग्जाम में आपको मैं एग्जाम की प्रायोरिटी बताता हूं, अगर क्वेश्चन में फर्स्ट एक्शन पूछा जाए तो फर्स्ट एक्शन के अनुसार हमें एबीसी को पहले याद करना है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। अगर पेशेंट को फर्स्ट एक्शन पूछा तो डिस्निया, उसके बाद स्टॉप द प्रोसीजर। ओके, देन अगर पेशेंट कीवर्ड अगर एग्जाम में है कि पिंक फ्रोदिस्पुटम आ रहा है आफ्टर द प्रोसीजर ऑफ थोरासेंटेसिस, तो जो इंडिकेट करता है पल्मोनरी इडिमा। फ्रोदिस्पुटम क्यों? क्योंकि सर उसमें हवा रहेगी और हवा पानी के साथ जब मिक्स बनेगी तो वहां बबल क्रिएट करेगी। ओके, अगर ट्रकियल डेविएशन है तो ये न्यूमोथोरैक्स, टेंशन न्यूमोथोरैक्स का लेट साइन है। हमेशा लंबार पंक्चर और थोरासेंटेसिस में कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, तो ये था आज का एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिए हैं। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।